ओके गाइस, हाय हेलो, कैसे हो भाई सब लोग। मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सबको। जल्दी जल्दी आ जाओ गाइस, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ। आज एकदम नया चैप्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट भी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए दिख ही रहा होगा। दैट इज कॉल्ड एज डिमांड एनालिसिस, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, डिमांड एनालिसिस। गाइस मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। मतलब चांदी चांदी हर तरफ से, मतलब चांदी चांदी होगी तुम्हारी हर तरफ से। एक तो इजी, ऊपर से इंटरेस्टिंग, और उसके साथ ही साथ इजी और इंटरेस्टिंग के साथ ही साथ इसका वेटेज भी पेपर में अच्छा खासा है। मतलब इकोनॉमिक्स का ये हार्ट है, अगर मैं ऐसा बोलूं ना, ओवरऑल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ये डिमांड चैप्टर जो होता है, ये हार्ट होता है, दिल होता है। समझ में आई बात। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि पेपर में भी इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत डिटेल में विद रिविजन पढ़ ली है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, खासकर ये चैप्टर कई लोगों ने जो कॉमर्स फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों ने कक्षा 12वीं में मतलब 12th में पढ़ रखे होंगे, ठीक है, या 11th या 12th वॉट एवर, उनने वहां पे पढ़ रखे होंगे। तो उनके दिमाग में ये आता है कि सर ये तो बहुत चिल्लर है, ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है। मतलब वो एकदम ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं हमेशा कि बोले इससे इजी चैप्टर तो हमको मिलेगा नहीं कोई। तो उस चक्कर में ये चैप्टर की क्लासेस मिस करते हैं। जब बाद में एमसीक्यू सॉल्व करने की बारी आती है, जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बारी आती है, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वहां तो उनने रट्टा लगाए होते हैं या ऊपर से कुछ मीनिंग समझे हुए होते हैं। जो मैं इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ाता हूं, वो लोगों ने पढ़ लिए होते हैं वहां पे, तो उनको लगता है कि हमको तो पूरा चैप्टर अच्छे से आता है, हमको कोई जरूरत नहीं है ये चैप्टर पढ़ने की। तो भाई अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई गलतफहमी है और तुम ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो, सो अभी सुधर जाओ। फर्स्ट डे पे ही बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे एमसीक्यूज इसमें से आते हैं पेपर में, और पढ़ना इसको जरूरी है। क्योंकि तुम मीनिंग ऑफ डिमांड में तो आ जाते हो, लेकिन जब एक्सेप्शंस या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन या रैशनल है या डिमांड कर्व, जब इन सब की बातें उठ के आती है ना, मैं थोड़ा सा कॉमर्स वालों के लिए बोल रहा हूँ, साइंस वाले 2 मिनट रुकना यार तुम लोग, है ना। तो तब तुम लोगों को बड़ी क्या आती है, दिक्कत आती है, स्लोप्स की दिक्कत आती है। तो मेरा पॉइंट सिंपल सा यहाँ पे ये रहेगा कि सिंपली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लास इसकी अटेंड करनी है, पॉइंट नंबर 1, और मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से ही ये चैप्टर को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, तो हमारी क्लास की प्रथा है, कर दिया करो, और क्या। अच्छा, तो अगेन ये चैप्टर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये पूरे चैप्टर को, ये डिमांड वाला जो पूरा चैप्टर है, इसको हमने डिवाइड कर रखा है ABCD 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ABCD। ए मतलब एकदम चिल्लर, एकदम बेसिक्स ऑफ डिमांड, क्योंकि जो साइंस वाले बच्चे हैं और इवन कॉमर्स वाले भी हैं, उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो साइंस वाले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये चीज क्या हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, कि उनके बेसिक्स यहीं पे पूरे अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हम एकदम बेसिक लेवल जो है डिमांड का, वो पहले बेसिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बेसिक्स वाले ए पार्ट में पढ़ेंगे। फिर हम लॉ ऑफ डिमांड वगैरह जो आगे का पार्ट होता है, थ्योरी ऑफ डिमांड, कर्व, ये सब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, उसके बारे में हम सी पार्ट में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में डी पार्ट, डिमांड फोरकास्टिंग। ये एक छोटा सा नया टॉपिक आप लोगों को रहेगा, जो आई थिंक आपके कक्षा 11वीं या 12वीं में नहीं हुआ होगा। तो ये एक नया टॉपिक हम छोटा सा क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस 4 पार्ट्स में आपकी क्या है, ये कंटेंट डिवाइडेड है, जो डिमांड एनालिसिस चैप्टर है आपका, ठीक है, डिमांड के बारे में, ये इस 4 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। और एक और में, जो पहला दिन है ना, पूरी पंचायत करनी पड़ती, चैप्टर का पहला दिन है तो पंचायत करना जरूरी है। एक और पॉइंट, अगर कोई नया बच्चा जो 11वीं या 12वीं में पढ़ चुका है और वो यहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है, मतलब आज उसका शायद फर्स्ट डे है, ऐसा कई बच्चे आते रहते हैं बीच बीच में, तो अगर आज उसका फर्स्ट डे है, ठीक है, सो वहां पे उसके लिए एक चीज मैं इंपॉर्टेंटली बोलूंगा कि अगर उसका आज फर्स्ट डे है, ठीक है, वो आज ज्वाइन कर रहा है और उसका आज क्या है, फर्स्ट डे है, तो कॉमर्स वाला है, तो वो ये चैप्टर से क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर सकता है और बैकलॉग वाले क्लासेस बाद में कंप्लीट कर लेना। लेकिन अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का या जिसने कभी ये इकोनॉमिक्स पढ़ा ना हो, वो बच्चा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 20 चैप्टर में से खुद ही ना मारे, आप लोग पहले फर्स्ट सेकंड फिर इसके बाद यहाँ पे आए, अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्या होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, पंचायत पहला दिन है, इंपॉर्टेंट बातें करना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये जो डिमांड चैप्टर है, इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक सप्लाई चैप्टर भी पढ़ेंगे,
यही नोट्स में आपको दिया होगा आगे में, सप्लाई चैप्टर। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जैसे ही ये डिमांड चैप्टर खत्म होगा ना और सप्लाई चैप्टर स्टार्ट होगा, तो मैं तुमको ना सिर्फ 2 से 3 चीजें बताऊंगा और ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा सप्लाई चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। भले ही वो 5, 10, 15, 20 पन्ने का चैप्टर है, बट स्टिल उतना डिटेल हमको नहीं भी पढ़े तो भी तुम्हारे दिमाग में वो पूरा बैठ जाएगा, क्योंकि मैं जब डिमांड पढ़ाऊंगा तो डिमांड के साथ साथ तुम्हारे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली तुमको सप्लाई समझ में आना चालू हो जाएगा। बस मेरे को वहां जाके तुमको बताना पड़ेगा कि देखो सप्लाई होता है तो फिर क्या करेंगे, सप्लाई डिमांड होता है तो क्या करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिमांड के साथ साथ ऑटोमेटिकली सप्लाई चैप्टर क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। सो गाइस आई रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज इसको डिटेल में ही घर पे भी पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिमांड का बेसिस ऑफ डिमांड। भाई ये डिमांड होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है डिमांड, क्या है ये डिमांड का मतलब क्या होता है इस डिमांड का? सर डिमांड का मतलब क्या, मेरे को आपके लेक्चर लेने हैं, मैंने आपके लेक्चर की डिमांड करी। सर मेरे को मर्सिडीज लेनी है, मैं मर्सिडीज की डिमांड करी। सर मेरे को लैम्बोर्गिनी लेनी है, मैंने लैम्बोर्गिनी की डिमांड करी। सर मेरे को ना सर मोबाइल लेना है सर, ये आईफोन सर ये 12 वाला लेना है सर, तो मैंने इसकी डिमांड करी। ये सब डिमांड है सर, इसमें क्या है नया, क्या यही डिमांड है? वापस से अपने दिमाग में क्वेश्चन रेज करो, क्या यही डिमांड है? मतलब एक भिखारी रोड पे बैठा है, बेगर एक रोड पे बैठा है और उसको मर्सिडीज चाहिए, क्योंकि मर्सिडीज खरीदना उसकी जरूरत है। बोले मेरे को घर से जहां पे मैं अपना स्पॉट पे आता हूं भीख मांगने के लिए, वहां तक आने के लिए मेरे को ना बहुत दिक्कत होती है, बसों में धक्के खाना पड़ता है, मेरी बहुत जरूरत है, मेरी बहुत नीड है। ठीक है, तो मेरी क्या डिमांड कर रहा है वो, कि मेरी डिमांड है बोले कि मेरे को क्या परचेस करनी है, मर्सिडीज परचेस करनी है। तो क्या वो डिमांड है, क्या वो सच में डिमांड है? या डिमांड और डिजायर ये 2 वर्ड्स में कुछ डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट दिमाग में, कि डिमांड एक्चुअली में होती क्या है, और अगर डिमांड जो भी होती है तो क्या डिमांड और डिजायर एक ही चीज है? या जो हम बोलते थे कि कोई भी बंदा, कोई भी कंज्यूमर जब भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी वो प्रोडक्ट की क्या होती है, जरूरत होती है, उसकी यूटिलिटी होती है, तभी वो कोई भी प्रोडक्ट क्या करता है, परचेस करता है। यानी उसकी जरूरत है, उसकी नीड है, तभी वो प्रोडक्ट क्या करता है, परचेस करता है। तो क्या हर चीज जिसकी आपको जरूरत है या जिसको खरीदने की आपकी इच्छा है, क्या आप वो खरीद सकते हो? आप खुद सोच के देखो, क्या वो आप खरीद सकते हो? तो आंसर इज नो सर। कैसी मजाक वाली बात कर रहे हो, हम नहीं खरीद सकते। वो भिखारी जो मर्सिडीज की बात कर रहा है सर, वो नहीं खरीद सकता मर्सिडीज। अच्छा नहीं खरीद सकता मर्सिडीज, नहीं खरीद सकता सर वो मर्सिडीज, तो बट वो तो डिमांड कर रहा है ना। हाँ वो डिमांड आप देखते बैठो, बोले सर वो मर्सिडीज नहीं खरीद सकता। अच्छा सर हम लैम्बोर्गिनी अभी तो नहीं खरीद सकते, बाद में भले प्रोफेशनल बनने के बाद खरीद ले, तो बात की बात छोड़ो, बोले एट प्रेजेंट ये स्टूडेंट लाइफ में हम नहीं खरीद सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डिमांड होती क्या है? गाइस सबसे पहले ना अपने दिमाग में ये चीज क्लियर करो कि डिमांड और डिजायर, ये जो 2 वर्ड्स है, डिजायर एज ए नीड, जरूरत, इच्छा, मैं बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूं, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। यानी कोई भी चीज खरीदने की आपकी इच्छा है, आपको उसकी जरूरत है, ठीक है, तो वो आप क्या बोलते हो कि मेरे को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या है, डिजायर है। बट हर डिजायर डिमांड नहीं होती है। डिजायर का मतलब होता है योर वांट्स, योर इच्छा, तुमको चाहिए, बट उसके साथ साथ और भी चीजें मैटर करती है। ये वो डिजायर एक्चुअली में क्या डिमांड बनेगी, क्या वो जो डिजायर है क्या वो एक्चुअली में डिमांड बनेगी? आंसर इज हर डिजायर डिमांड नहीं बन सकती। वो बेगर उसकी डिमांड जो बोल रहा है आप लोग कि वो मर्सिडीज की डिमांड कर रहा है, उसको मर्सिडीज खरीदना है, उसको मर्सिडीज चाहिए, उसको मर्सिडीज परचेस करना है, सब बात बराबर है आपकी। वो उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है, मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा चलो कि वो उसकी नीड है, जरूरत है, बट अगेन क्या वो डिमांड है? कैसे क्वेश्चन दिमाग में लाना जरूरी है। क्या वो डिमांड है? आंसर इज नो, वो डिमांड नहीं। क्या वो डिमांड है? आंसर इज नो, वो डिमांड नहीं है। समझ में आ रही बात? वो क्या नहीं है? डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात होती है गाइस, और वो सिंपल सी बात ये होती है, ये जो डिमांड चीज होती है ना, ये डिमांड बनती है 3 चीजों के मिलाने से, दैट इज डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे
प्लस विलिंगनेस, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस। सर कुछ भी नहीं समझा। हाँ समझाया है कहाँ अभी तक, समझाऊंगा तो अभी। गाइस ध्यान से सुनना, डिजायर और डिमांड में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। डिजायर तो हर बंदा करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट की डिमांड कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, ये हम कैसे पता लगाते हैं? ये कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये कैसे पता लगा जा सकता है? जब भी ये तीन चीजें, ये जब भी कोई भी इसमें, जब भी ये तीन चीजें कोई भी कंज्यूमर में, जब भी ये तीन चीजें एक साथ होती है, ठीक है, तभी वो कोई भी प्रोडक्ट की क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है। सर ये तीन चीजें क्या क्या है? तीन चीजें है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय नीचे लिखा नहीं मैंने, विलिंगनेस टू बाय। सर मतलब क्या हुआ? एक एक करके हम मतलब समझते हैं। गाइस जब मैं एक पहली बात करता हूं डिजायर की, तो डिजायर का मतलब होता है इच्छा खरीदने की, लेने की। हो सकता है आपको वो चीज खरीदने की इच्छा हो सकता है वो आपकी जरूरत हो, ठीक है, तो आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं? डिजायर कर रहे हैं कि आई वांट दिस, ठीक है, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दिस, आई वांट दैट। आप डिजायर कर रहे हो। हम जनरल सेंस में तो उसको डिमांड बोलते हैं, रेगुलर भाषा में तो हम उसको डिमांड बोल देते हैं, बट एक्चुअली में वो डिमांड नहीं होती है। ये सिर्फ आपकी वांट है, आपकी जरूरत है या आपकी इच्छा है वो खरीदने की। That is called as what? Desire. That is called as mere desire. Mere सिर्फ इच्छा है। अब वो इच्छा क्या एक्चुअली में डिमांड बनेगी या नहीं बनेगी, ये उसके साथ साथ दो चीजें और है, उनके ऊपर बहुत हद तक क्या करता है? डिपेंड करता है। एंड वो दो चीजें है एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू बाय। मतलब इफ कोई भी इच्छा अगर ये दो चीजों के साथ बैक्ड है, अगर कोई भी इच्छा, कोई भी आपकी वांट, ठीक है, कोई भी आपकी जरूरत अगर ये दो चीजों के साथ बैक्ड है, ये दो चीजें उसके साथ साथ अगर है, तो आप बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। अरे यार बहुत कॉमन सेंस की बात है यार। अगर प्रोड्यूसर लोग कंज्यूमर्स की डिजायर के बेसिस पे गुड्स बनाना चालू कर दे, प्रोडक्शन करना चालू कर दे, तो वो तो वैसे ही लुट जाएंगे, क्योंकि हर बंदा मर्सिडीज लेने का ख्वाब देखता है। हर बंदे की मर्सिडीज लेना एक डिजायर है, तो क्या मर्सिडीज वाला 100 करोड़ का मर्सिडीज का प्रोडक्शन करेगा कि 100 करोड़ यूनिट्स का? नहीं, बोले हर इंडियन खरीदेगा, बोले बच्चे छोड़ के, इसलिए 100 करोड़ बोला, ठीक है। सो क्या ये बात सही है? आंसर इज नो। हमको साथ में डिमांड है या नहीं है कोई भी गुड्स की मार्केट में, या डिमांड कंज्यूमर कैसे डिमांड कर रहा है, कौन कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, और किसकी सिर्फ वो मियर डिजायर है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम लोगों को एक चीज ध्यान से देखनी पड़ती है, और वो चीज है डिजायर के साथ क्या एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय है। कॉमर्स वाले तुमको पता होगा ना, तो मेरे को मालूम है पता है तुमको, तो शांति रखना, पढ़ लो चुपचाप शांति से, ठीक है। मेरे को मालूम है कुछ कॉमर्स वाले एकदम कूदी मार देते हैं बीच में, ये क्या है, अरे ये तो बड़ चिल्लर है, आगे हमको इससे ज्यादा हमको आता है, हम पढ़ा देंगे सर को। ऐसा कॉमर्स वालों के अंदर से निकल रहा हूँ उठ के। मेरे को मालूम है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम पढ़े हो थोड़ा बहुत इसमें से, इसलिए तुमको ऐसा लगता है, बट ऐसी चीज ना अभी मत निकालो। जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तब निकालना, है ना, तब निकालना, अभी मत निकालो, ठीक है। तब तुम्हारी कितनी काबिलियत है उसमें दिखाना, मेरी रिक्वेस्ट है राजा। खैर, तो डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। तो विलिंगनेस टू बाय का मतलब क्या हो, एबिलिटी टू पे का मतलब क्या हो गया? क्या तुम्हारी औकात है वो खरीदने की? जो तुम इच्छा कर रहे हो, जो तुम्हारी डिजायर है, क्या तुम्हारी औकात है वो पर्टिकुलर चीज खरीदने की? एबिलिटी का एक आसान हिंदी भाषा में अगर मैं मतलब बोलूं तो एबिलिटी का मतलब होता है औकात। हाँ मतलब थोड़ा सा उसको इज्जत से बोल दो तो कैपेसिटी, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, बट समझ में कुछ नहीं आएगा, इसीलिए बेस्ट वर्ड है औकात। एबिलिटी टू पे का मतलब है जो तुम चीज की डिजायर कर रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा है, वो जो बेगर है वो मर्सिडीज की डिमांड कर रहा है, क्या उसकी औकात है वो मर्सिडीज खरीदने की? देखो डोंट टेक मी अदरवाइज, ठीक है, समझाने के लिए सब बातें बोलते रहता हूं मैं बीच बीच में, तुमको मालूम है मेरी आदत, ठीक है। तो एबिलिटी टू पे का मतलब है कि हमको ये भी चीज करनी पड़ती है कि कोई भी प्रोडक्ट की अगर आप डिजायर कर रहे हो, वांट कर रहे हो, नीड है, आपकी इच्छा है वो प्रोडक्ट परचेस करने की, सो बहुत इंपॉर्टेंट सा बात वहां पे ये आ जाती है कि क्या आपकी औकात है, क्या आप में कैपेसिटी है, ठीक है, वो चीज को परचेस करने की। और अगर है तो फिर हम बोल सकते हैं कि यस एबिलिटी टू पे डिजायर के साथ है। बट अगेन सिर्फ ये दोनों के होने से भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ये दोनों के होने से भी। डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे ये दोनों अगर है भी प्रेजेंट तो भी वो चीज, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बन सकती है। क्यों सर? क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट और इसके अंदर खड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज विलिंगनेस टू बाय।
फर्स्ट इज डिजायर्ड, इच्छा, मियर वांट, नीड, अच्छा वांट बोल सकते हैं, नीड बोल सकते हैं, इच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ों की हमको ज़रूरत रहती है इसलिए हम नीड बोलते हैं उसको। कई चीज़ हमको अपने लग्जरी के लिए खरीदना रहता है तो हम अपनी वांट बोलते हैं, डिज़ायर बोलते हैं, विश बोलते हैं, ठीक है, बट नीड नहीं है। अब ऐसे देखा जाए तो नीड और डिज़ायर एक ही चीज़ है। मैं प्रूफ करने पे आऊँगा तो वो भी प्रूफ कर देंगे हम। भाई मैं मेरे घर से आता ना, मेरे ऑफिस तक बहुत थक जाता है यार, कारण मेरे को जमता नहीं है यार, तो मेरे को ना क्या करना है, प्राइवेट प्लेन खरीदना है, डायरेक्ट वहाँ से उड़ू सीधा यहाँ पे आ जाओ, ज़्यादा झंझट ही नहीं, बहुत टाइम जाता है यार, 15-20 मिनट लग जाते हैं घर से यहाँ तक आने में, बड़ी दिक्कत है मेरे को। मतलब मैंने मेरी लग्जरी को, मेरी विश को काय में प्रूफ करके दिखा दिया तुमको, मेरी ज़रूरत में प्रूफ करके दिखा दिया। तो बेसिकली मेरा ये मानना है, बाकी लोग अपने अपने मर्जी से कुछ जो बोलना चाहे बोल सकते हैं उसको, बट मेरा ये मानना होता है कि डिज़ायर जब हम बात करते हैं तो डिज़ायर इज़ नथिंग बट आपकी विश, आपकी इच्छा, आपकी नीड सब आ गया। मतलब वो सारी चीज़ों को हम एक साथ एक वर्ड में अगर डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोल के डिफाइन कर देते हैं, डिज़ायर बोल के डिफाइन कर देते हैं। साथ में मैंने बोल दिया एबिलिटी टू पे, कि भाई औकात है कि आपकी खरीदने की, ठीक है, पे करने की कैपेसिटी है क्या, वो देखो आप। मतलब आपको जेट खरीदना है सर, आपकी डिजायर है, नीड है, सब बराबर है सर आपकी औकात है क्या खरीदने की? सर फालतू की बातें कर रहे सर आप, क्या आपकी औकात है खरीदने की जेट? नहीं यार अभी तो नहीं है, बट बनेंगे एक दिन, अभी तो नहीं है। खैर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो खैर, तो दो चीजें अगर हो गई एक साथ तो भी डिमांड नहीं बनती, क्योंकि तीसरी चीज खड़ी है वहां पे और वो आ जाती है विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय का मतलब होता है कि आपके अंदर क्या वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जितना पैसा उसके लिए मांगा जा रहा है उतना पे करने की इच्छा है, पे करने की। सर नहीं समझा? अरे विलिंगनेस टू बाय का मतलब होता है कि जस्ट लाइक मेरी औकात है, मैं मर्सिडीज खरीद सकता हूँ, मेरी डिजायर भी है, मेरी औकात भी है, मजाक करो, मेरी डिजायर भी है, मेरी औकात भी है कि मैं क्या खरीद सकता हूँ, मर्सिडीज खरीद सकता हूँ, बट आई एम नॉट रेडी टू पे 30 लाख रुपीज या 40 लाख रुपीज फॉर दैट मर्सिडीज। मेरे पास पैसा है, मेरी औकात भी है, मेरी इच्छा भी है खरीदने की, बट मैं रेडी नहीं हूं पे करने के लिए दैट मच अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आई एम नॉट रेडी टू पे दैट मच अमाउंट। मैं अनेबल नहीं हूं पे करने के लिए, आई एम नॉट रेडी टू पे। समझ में आ रही बात? मैं रेडी नहीं हूं पे करने के लिए, मेरे को नहीं लगता है कि ये प्रोडक्ट इतना वर्थ है, मेरे को नहीं लगता है कि 40 लाख रुपए की मैं मर्सिडीज खरीद के ले आऊं, मेरे को वर्थ नहीं लगती है उसमें, ये वर्थ नहीं है मेरे लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? सो पॉइंट यहां पे आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कोई भी चीज की डिमांड कब रेज होती है, अराइज होती है, कोई भी प्रोडक्ट की कब डिमांड अराइज होती है, जब ये तीन चीजें आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि डिजायर तो है, एबिलिटी भी रहती है, बट विलिंगनेस नहीं रहती है। अब विलिंगनेस नहीं है तो बट ऑब्वियसली बात है, डिमांड बनेगी क्या? डिमांड नहीं बनेगी। सर ऐसा कौन से लोग होते होंगे सर? अब मैं यहाँ पे एकदम ऑल ओवर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे एक साथ मजाक नहीं बोल सकता किसी का, क्योंकि मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि सर ने मजाक उड़ाए, फालतू बच्चे लोग वो कर देंगे, ठीक है, बट ऐसे कई सारे लोग रहते हैं, आप खुद इमेजिन कर लेना, जो कंजूस रहते हैं। आपने सुना है कंजूस लोग हैं, उनकी कैपेसिटी है पे करने की, उनकी डिजायर भी है, बट दे आर नॉट रेडी टू पे। नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, नहीं हमको ना चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे भाई। आई एम नॉट रेडी टू बाय, मतलब आई एम नॉट विलिंग टू बाय, मतलब मेरी इच्छा बाय करने की नहीं है। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, डिजायर और विलिंगनेस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। डिजायर मतलब आपको प्रोडक्ट की इच्छा है, प्रोडक्ट खरीदने की, प्रोडक्ट बाय करने की आपको क्या है, इच्छा है, दैट इज कॉल्ड एज डिजायर, ठीक है। और विलिंगनेस मतलब आप पे करने के लिए रेडी हो या नहीं, ठीक है, दैट मच अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर गुड। समटाइम्स हम ऐसा भी करते हैं कि 50 लाख बोला, नहीं मेरे को 50 में नहीं, हाँ 40 में देता ना तो मेरे को चल जाता। सो आई एम नॉट विलिंग टू पे 50 बट आई एम विलिंग टू पे 40। सो इफ वो 40 में देने को तैयार है देन आई एम विलिंग टू पे दैट मच अमाउंट, बट इफ वो 50 में देने को तैयार है तो आई एम नॉट रेडी टू बाय दैट पर्टिकुलर गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे? सो बेसिकली जब तक ये तीनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली अराइज नहीं होती है, जब तक ये तीनों चीजें नहीं आती है एक साथ, तब तक हम क्या नहीं बोल सकते कि कहीं डिमांड बनी है प्रोडक्ट की। ओके, सो बेसिकली ये तीनों चीजों को एक साथ अराइज होना जरूरी है। कोई भी आपको कोई भी चीज चेक करना है, कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है वहां पे आपको चेक करना है कि भाई ये मेरा डिजायर है या डिमांड है। तो ये चेक करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है, आपको ये देखना पड़ता है कि ये तीनों चीजें जो है, क्या ये तीनों चीजें वहां पे प्रेजेंट है, और अगर है प्रेजेंट सो दैट इज डिमांड, और नहीं है सो दैट इज मियर डिजायर।
इवन दो डिजायर और विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है तो भी नहीं हो सकता। इवन एबिलिटी और विलिंगनेस है बट डिजायर नहीं है तो भी नहीं हो सकता। मतलब इनमें से कोई दो कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, तीसरा नहीं हो रहा है तो भी नहीं चलेगा। ये तीनों एक साथ होना कंपलसरी है। समझ में आ रही बात? तो डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, ये तीनों का एक साथ होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये तो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में समझाया। थोड़ा सा बुक में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। मीनिंग डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। देखो वही बात बोल रहे हैं, डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डिमांड को ले वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की है जो कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है, औकात भी है उसकी खरीदने की उतना, ठीक है, और वो विलिंग भी है उतना पे करने के लिए बाय इन अ गिवन मार्केट। ठीक है, वापस से डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज की बोले जो कंज्यूमर रेडी है, एबल है, विलिंग भी है और एबल भी है परचेस करने के लिए गिवन मार्केट में एट दी वेरियस प्राइसेस। जो भी उसकी प्राइस दी हुई होंगी वो पर्टिकुलर प्राइस में ही इज विलिंग एंड एबल टू परचेस। प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि प्राइस से ही तो आप डिसाइड करोगे ना वेदर यू आर विलिंग एंड वेदर यू आर एबल टू परचेस दैट पर्टिकुलर गुड्स और नॉट। इसलिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिमांड में। मतलब कैसे पता लगाएंगे कि भाई वो पर्सन एबल है या नहीं है, या वो पर्सन विलिंग है या नहीं है? तो ये पता लगाने के लिए उसकी प्राइस इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई उसकी प्राइस कितनी है। अगर उसकी प्राइस है 5,000 रुपए, तो क्या तुम्हारी औकात है 5,000 पे करने की? और अगर तुम्हारी औकात है 5,000 पे करने की तो ओके, और अगर तुम्हारी औकात नहीं है 5,000 पे करने की, दैट मींस एबिलिटी नहीं है। और अगर उसकी प्राइस 5,000 है तो आर यू विलिंग टू बाय दैट गुड्स एट 5,000 रुपए? तुमको क्या वो गुड्स 5,000 रुपए में चलता है? नहीं, मेरे को तो 4,000 रुपए में चलता है, 5 में नहीं चलता मेरे को। हाँ मेरी औकात है 5 पे करने की, उसको छोड़ दो, औकात बाजू में रख, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है 5 में खरीदने की, मेरे को नहीं जमता 5 में, 4 में दे रहा था बोल। तो बेसिकली उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइस क्या है उसकी। तो प्राइस अगर हमको पता है तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि एबिलिटी और विलिंगनेस है या नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपली वापस से एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं, मीनिंग रिपीट करता हूं। डिमांड रेफर्स टू वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर विलिंग और एबल है बाय करने के लिए एट अ गिवन प्राइस। हो गया, बस बन गई स्टेटमेंट। जो कंज्यूमर विलिंग है और एबल है बाय करने के लिए एट अ गिवन प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो पर्टिकुलर टाइम में तुम वो बाय करने के लिए तैयार हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, दैट इज कॉल्ड एज टाइम भी मैटर कर जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते। बेसिक फैक्टर इफेक्टिव डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज डिपेंड्स ऑन, मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज की डिमांड है या नहीं है जिसको हम इफेक्टिव डिमांड बोल सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बुक में दिया इसलिए पढ़ना है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन डिजायर फॉर अ स्पेसिफिक कमोडिटी। एग्जांपल, डिजायर टू परचेस ए सेलफोन, तुम्हारी इच्छा है सेलफोन खरीदने की, छोटी बातें करते हैं हम मर्सिडीज की बात करते हैं, बुक वाले छोटी बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मीन्स रिसोर्सेज टू परचेज दैट डिजायर्ड क्वांटिटी, मीन्स रिसोर्सेज। अब देखो तुमको यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दे दिया उसने, तो तुमको कंफ्यूजन होने चालू हो जाएगा। मीन्स रिसोर्सेज टू परचेज दैट कमोडिटी, क्या मीन्स लगेंगे वो परचेज करने के लिए कमोडिटी, है ना? क्या रिसोर्सेज लगेंगे? अब पैसा लगेगा और क्या लगेगा? मीन्स मतलब और क्या लगेगा मेरे राजा? पैसा ही लगेगा ना। क्या तुम्हारे पास पैसा अवेलेबल है, एबिलिटी औकात है पे करने की, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी टू परचेज। नोट, अनलेस डिमांड इज बैक्ड बाय परचेसिंग पावर और एबिलिटी टू पे, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड। जब तक तुम्हारी परचेसिंग पावर, खरीदने की औकात, खरीदने की क्षमता इज कॉल्ड एज कैपेसिटी टू परचेस, और औकात, परचेसिंग पावर इज नथिंग बट औकात, ठीक है। एबिलिटी टू परचेस, ठीक है, जब तक तुम्हारी नहीं है तब तक डिमांड नहीं बन सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, तुम वो क्या बन जाए, तुम्हारी डिमांड बन जाए, वो डिजायर ही रहेंगी ऑलवेज, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है भाई, तभी तुम पढ़ रहे हो उतना। विलिंगनेस टू स्पेंड, दैट इज यूज दोज मनी फॉर दैट परचेस। अभी थोड़ा सा ना कुछ लोगों को ना विलिंगनेस में हजम नहीं होती बातें कुछ, क्योंकि तुम अभी नहीं समझ पाओगे। मतलब अगर तुम छोटे हो ना अभी, मतलब जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था तो मेरे भी, मतलब तुमको डाउट आता है इसमें, मेरे भी दिमाग में ऐसे पॉइंट चलते थे, भाई अगर किसी की औकात है मर्सिडीज खरीदने की तो वो क्यों नहीं खरीदता है, वो क्यों नहीं परचेस करता है? तो उसके बहुत वेरियस रीजंस रहते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं है कि तुम जब अभी तुम्हारे लिए ऐसा है कि मैं फर्स्ट सैलरी आएंगी तो मैं ये कर लूंगा, सेकेंड आएंगी तो मैं ये कर लूंगा, है ना? बट जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो ना तो तुम्हारी चीजें, प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस चेंज होते जाते हैं। सो उस वजह से कई बार हम लोगों की कोई चीज़ों की कैपेसिटी तो रहती है, एबिलिटी तो रहती है परचेस करने की, बट हम विलिंग नहीं रहते। अब मुकेश अंबानी को क्या प्रॉब्लम है?
वो चाहे तो 1000, 2000, 5000 मर्सिडीज खरीद सकता है, बट वो खरीदेगा क्या? नहीं। हो सकता है उसकी इच्छा भी हो कि जब वो रोड पे चले तो भाई 100 मर्सिडीज का जत्था चले, पर वो करेगा क्या? नहीं। क्योंकि समटाइम्स एबिलिटी के साथ साथ विलिंगनेस बहुत मैटर करती है कि भाई मेरे को उतना पे करने की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जरूरत है या नहीं है। मैं चाहूँ मर्सिडीज खरीद सकते, क्यों नहीं खरीद सकते, बट मैं खरीदता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए भी वो प्रेफरेंस या प्रायोरिटी नहीं है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? विलिंगनेस टू स्पेंड, दैट इज यूज ऑफ दोस मीन्स टू फॉर दैट परचेस। अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एट सर्टन प्राइस, प्लेस और टाइम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये तीन चीजें तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये तीन चीजों के साथ वो पर्टिकुलर चीज अवेलेबल भी होना चाहिए सर्टन पॉइंट पे, प्राइस पे जो तुम खरीदना चाहते हो, वो प्राइस पे, वो प्लेस पे जहां तुम खरीदना चाहते हो, और वो टाइम में जब तुम खरीदना चाहते हो। वापस से देखो, ये तीन चीजें है, लेकिन उसके साथ साथ ये तीन चीजें भी होना जरूरी है कि तुम वो पर्टिकुलर प्राइस पे, जो प्राइस पे तुम खरीदना चाहते हो, क्या वो प्राइस पे अवेलेबल है, वो पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पे तुम उसको खरीदना चाहते हो वो क्या चीज अवेलेबल है वहां पे, और वो पर्टिकुलर टाइम में जब वो तुम प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तब क्या वो अवेलेबल है वहां पे। तो अगर ऐसी चीजें तीनों साथ में हैं तो ही तुम क्या कर सकते हो, मतलब डिजायर्ड एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, इनके साथ साथ प्राइस, टाइम और प्लेस ये भी मैटर कर जाता है। डिजायर के साथ साथ डिजायर, अवेलेबिलिटी और विलिंगनेस, इनके साथ साथ प्राइस, प्लेस और टाइम, ये तीन चीज भी बहुत ज्यादा क्या कर जाती है, मैटर कर जाती है। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती, मतलब ये सारी चीजें एक साथ होती है, तभी हम क्या बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड है। तभी हम क्या बोलते हैं, वो प्रोडक्ट की क्या है, डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट, related points, that is quantity demanded is always expressed at a given price, at different prices different quantities of a commodity are generally demanded। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई 100 रुपए में तुम 1 लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हो, 80 रुपए में तुम 2 लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हो, कल इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे। 70 रुपए में तुम 50 रुपए में तुम 3 लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हो, 40 रुपए में तुम 4 लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हो, 20 रुपए में तुम 8 लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हो। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि एट अ गिवन पर्टिकुलर प्राइजेस, दीज आर द गिवन पर्टिकुलर प्राइजेस एंड दीज आर द गिवन पर्टिकुलर क्वांटिटीज, एट दिस गिवन पर्टिकुलर प्राइजेस एट 100 रुपीज, एट दिस गिवन प्राइस मैं इतना रेडी हूं बाय करने के लिए, एट दिस गिवन प्राइस मैं इतना बाय करने के लिए रेडी हूं, बट आई एम नॉट रेडी टू बाय 2 लीटर्स एट अ प्राइस ऑफ 100, आई एम रेडी टू बाय 2 liters at a price of 80, I am ready to buy 3 liters at a price of 50, I am ready to buy 4 liters at a price of 40, I am ready to buy 8 liters at a price of 20। Are you getting my point? So that is called as what कि in the given particular prices कितनी कितनी क्वांटिटीज तुम बाय करने को तैयार हो। ठीक है, ठीक है, वो इस तरीके से क्या करी जाती है, शो करी जाती है इन दी टर्म्स ऑफ मनी, इन दी टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज, इस तरीके से वो क्या करी जाती है, शो करी जाती है। तो क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, कितनी तुम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइजेस, सो दीज आर द गिवन प्राइजेस एंड दीज आर द क्वांटिटी डिमांडेड। सो इन जितनी ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो तुम कितनी गिवन प्राइजेस में बाय करने को तैयार हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो यहाँ पे दी गई है। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस, एट अ डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो एंड नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड परचेस, हेंस डिमांड इज एक्सप्रेस्ड एज क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये जो फ्लो का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा सुन लो, एक लास्ट पॉइंट आज के लिए। ठीक है, फ्लो मतलब चलते रहेगा। आज तुमने 50 क्वांटिटी खरीदे, कल तुम 20 खरीदोगे, फिर 30 खरीदोगे, फिर 50 खरीदोगे, फिर 100 खरीदोगे, तो ये चलती रहेंगी चीजें। फ्लो मतलब कैसा, नदी कैसे बहती रहती है, बहती रहती है, वैसे तुम क्वांटिटी डिमांड करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। मेरे को नहीं मालूम कैसा ऐसा है, ठीक है, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लो है। स्टैटिक नहीं है कि तुमने एक बार परचेस कर लिया, एक बार क्वांटिटी परचेस कर ली, सेकंड टाइम नहीं, बस बोले बस 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 मैंने परचेस कर लिया, बस बोले बस अब जिंदगी भर नहीं करूंगा, ऐसा है क्या? नहीं। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो रहती है ऑलवेज अ फ्लो एंड नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड परचेस। एक सिंगल परचेस नहीं है, सिंगल आइसोलेटेड परचेस का मतलब एक सिंगल स्टैटिक परचेस नहीं है आपकी। ठीक है, हेंस डिमांड इज एक्सप्रेस एज क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए ऑलवेज डिमांड जो है ना वो पर पीरियड ऑफ टाइम में डिफाइन करी जाती है कि एक हफ्ते के लिए मेरे को 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, एक दिन के लिए मेरे को 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, 10 किलो आलू मेरे को एक हफ्ते के लिए चाहिए, 10 किलो आलू, सॉरी 10,000 किलो आलू। क्या करने वाला है भाई ये, और फिर वॉशरूम जा जाके क्या करेंगे वो मालूम। खैर, 10,000 kg पोटैटो पर वीक, तो मतलब इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम।
ठीक है, ये ऑलवेज एक टाइम के टर्म्स में क्या करी जाती है, एक्सप्रेस करी जाती है। सो एक बार क्विक रिवीजन, फिर हम आगे कल बात करेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, तुमको मालूम है अपने इको में थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम लोग ऑलरेडी कितना आगे आ गए हैं, टेंशन की बात नहीं है। डिमांड का बेसिक्स, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिमांड। ठीक है, तो डिमांड के साथ ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, मेरे साथ रिपीट करेंगे, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। एबिलिटी मतलब औकात, विलिंगनेस टू बाय मतलब खरीदने की इच्छा उतने प्राइस में। ठीक है, सो उसके साथ साथ और भी चीज मैटर करती है, दैट इज प्राइस, प्लेस और टाइम। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज जो डिमांड होती है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या करी जाती है, शो करी जाती है, और एट अ गिवन पर्टिकुलर प्राइजेस वो क्या करी जाती है, शो करी जाती है कि आई एम रेडी टू पे 10 रुपीज में 50 की क्वांटिटी, आई एम रेडी टू पे 20 रुपीज में 40 की क्वांटिटी। ठीक है, सो आई एम रेडी टू पे एट दैट प्राइस दैट मच क्वांटिटी। तो इसीलिए इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, इसीलिए इसको इस तरीके से बोला जाता है। अच्छा, दूसरा, ये कोई आज के एक दिन का कंसेप्ट नहीं है, फ्लो कंसेप्ट है, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। सो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम में क्या करते हैं, शो करते हैं कि मेरे को हफ्ते भर के लिए इतने लगेंगे, 2 हफ्ते के लिए इतने लगेंगे, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो इस तरीके से मेरे को कितनी कितनी क्वांटिटीज कितने कितने टाइम के लिए लगती है, ठीक है, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है कि डिमांड जो प्राइस, प्लेस और टाइम के साथ क्यों रिलेवेंट है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि तुमको कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए, कितने प्रोडक्ट, यानी तुम 10,000 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो तो कितने दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, कितने दिन के लिए। इसलिए ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप एक बार डिमांड करके ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम डिमांड नहीं करोगे, आप नेक्स्ट टाइम बिल्कुल क्या करते हो, डिमांड करते हो। प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम अलग अलग प्राइसेस में अलग अलग क्वांटिटीज क्या करते हैं, परचेस करते हैं। प्लेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो प्लेस में आप वो पर्टिकुलर चीज डिमांड कर रहे हो, वो प्लेस में वो चीज अवेलेबल है क्या। शिमला में मैं कोई चीज डिमांड कर रहा हूँ तो वो शिमला में अवेलेबल है नहीं है, लेकिन नागपुर में अवेलेबल है, सो वो मेरे कोई काम की नहीं है ना। सो बहुत मैटर करता है कि वो शिमला में अवेलेबल हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दीज आर दी थिंग्स, कल और डिस्कस करेंगे इसके आगे का। मिलते हैं गाइस कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाना, लाइक करना, शेयर करना।